नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के नवीनगर से विधायक चेतन आनंद। एक सवाल उठाया जा रहा है आजकल बिहार में कि राजपूत जाति के मतदाता 4% हैं लगभग बिहार में और सीटें आ गई हैं 32। ये जाति है, अच्छा है या बिहार के लिए बुरा है? इस पर बड़ी बहस चल रही है चेतन आनंद जी कि 4% आबादी है जातीय जनगणना के मुताबिक और 32 विधायक हैं, ऐसा कैसे? अब हम लोग उस जमाने में तो रहते नहीं है जहाँ पर जात पात और उस सब को देख करके जो है लोगों में विभाजन किया जाए, है ना। अब जो नया जमाना है, नए जमाने के लोग हैं, वो अब जात पात से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और हम ये पूछते हैं कि एक व्यक्ति को उसके छवि पे क्यों नहीं देखा जाए, उसके जात पे क्यों देखा जाए। अगर मान के चलिए इतने लोग चुन करके आए हैं तो उसको सिर्फ उसके कास्ट का तो वोट नहीं मिला, वोट तो सभी का मिला। सभी लोगों ने उनको पसंद किया होगा, सबने पसंद किया होगा, तभी वो जीत के आए हैं। और जहां तक कि एनडीए की बात है, वो पहले से बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, है ना। जब लोगों को किसी कैंडिडेट में उम्मीद जगी तभी वो कैंडिडेट चुन के आता है। मैंडेट का हनन तो किसी को नहीं करने का अधिकार है ना। कोई भी चुन के आया, कैसे आया, उसके पीछे एक पूरी स्टडी की जा सकती है। उसका क्या छवि रहा है, लोगों में उसकी तरफ क्या रुझान रहा है, लोग उनको जो है बर्दाश्त कर पा रहे हैं या फिर क्या कहते हैं, उनके तरफ ज्यादा प्यार दे रहे हैं। ये सब सारी बातें होती हैं। नहीं, बिहार विधानसभा में इस बार जो रिकॉर्ड, हाँ, अगर जाति के हिसाब से देखें तो राजपूत विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है जाति के हिसाब से। इसकी वजह क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज 2025 में भी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जात की वजह से कोई इस जात का है, कोई उस जात का है, कोई किसी जात का है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना। और हम लोगों को जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो आप मान के चलिए कि थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है कि जात जात में बांटने की वजह से क्या क्या हुआ है और क्या क्या पहले हो चुका है, ये सारी बातें अगर होता रहा है ना, तो इस सारी बातों को अगर आप देखिएगा तो ये हम लोग की जिम्मेवारी होती है कि किसी को जात के आईने से जो है ना देखें। इसका कारण क्या हो सकता है? एक बड़ा डिस्कशन का विषय है बिहार में इन दिनों। इसको किस रूप में बता दिया आपको। हम जो बात बोले उसमें तो यही था कि भाई लोग जात पात से ऊपर उठ करके किसी को चुनता है ना। जात पात से ऊपर उठकर मतदान हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है। मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी को आप जात के आईने से देखिएगा कि विकास के आईने से देखिएगा? बिल्कुल, है ना। और मान के चलिए मोदी जी हैं, उनको जात के आईने से देखिएगा कि विकास के आईने से देखिएगा? ठीक उसी तरीके से एक कैंडिडेट का अपने क्षेत्र में जो है थोड़ा बहुत जो भी प्रभाव होता है ना, अपने अपने अनुसार, उस अनुसार से कोई भी चुन करके आता है। तो इसमें जात पात की हम क्यों बात कर रहे हैं? अभी तेजस्वी यादव का एक इंटरव्यू आया है, उन्होंने दिल्ली में कपिल सिब्बल को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि अदृश्य शक्तियों ने जिता दिया चुनाव और यह लोकतंत्र की हार है और मशीनरी की जीत है। नहीं, अदृश्य शक्तियां नहीं थी। आप सब देख रहे थे फेसबुक, सोशल मीडिया, क्या क्या चल रहा था, किस तरीके की बातें हो रही थी। और वही जब हम बात करते हैं कि जात पात के उसकी लाइंस को जो है खींचा जा रहा था आरजेडी के वर्कर्स के द्वारा, और आपने देखा जो गाने चले, जो कट्टे की बात, जो जात की बात, ये सारी बातें जो हैं खुलेआम लोगों के बीच में रखी जा रही थी। और हम आपको बोल चुके हैं कि ये अब बिहार जो है जाति के लाइन से थोड़ा आगे बढ़ चुका है। अभी भी बहुत काम बाकी है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ चुका है। और उसी का परिणाम आपको जो है विकास के नाम पे इस बार वोटिंग हुआ है।
कुछ लोग जात की बात करते रह गए, उनकी हार हुई। उनकी हार हुई, जिन्होंने और विकास की बात की वो और जीते। जिन्होंने विकास की बात की वो जीते। लेकिन यह भी तो चर्चा है कि आप जिनके ऊपर कह रहे हैं कि जात की बात करने वालों की हार हुई, इसकी भी तो खूब चर्चा हुई कि आपने उनको पैर छूकर प्रणाम किया। हमने तो सबके प्रणाम किया। जब क्यों इतना सम्मान करते हैं चेतन आनंद, तेजस्वी यादव का? नहीं, आप सिर्फ तेजस्वी यादव जी की बात कीजिएगा तो अलग बात है, वो फिर अलग बात विषय हो जाता है। आप जब ऑल ओवर देखिएगा तो उस दिन किस किस को हमने प्रणाम किया। हम जब शपथ लिए और सबसे पहले हमारे गार्जियन श्याम रजक जी दिखाई दिए, हमने उन्हें पैर छू के प्रणाम किया। तो अब आप पूछिएगा क्यों किया। फिर आगे चल करके तारकिशोर जी थे, हमारे गार्जियन हैं, सहरसा के पास से ही आते हैं, उनको हमने प्रणाम किया। फिर करते 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 सबको प्रणाम करते करते हम जो है ट्रेजरी बेंच की तरफ बढ़े। वहां पर सारे जितने गणमान्य लोग थे उनको हमने प्रणाम किया। विजय चौधरी जी को प्रणाम किया, सम्राट चौधरी भैया को प्रणाम किया, हमने विजय सिन्हा जी को प्रणाम किया, हमने अपने सीएम, अपने जो नेता हैं उनको हमने प्रणाम किया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वहां से हम आए, स्पीकर का जो है प्रोटेम स्पीकर उस टाइम थे तो नरेंद्र नारायण जी से उनसे आशीर्वाद लिया। और फिर इस कड़ी में जो है आगे नेता प्रतिपक्ष जो बड़े भाई के रूप में है ना, और पार्टी में हो सकता है कि हम लोगों का मतभेद जो है दिखा, जिस वजह से हमने पार्टी छोड़ी भी, है ना, लेकिन जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसका कद्र हमें है। अगर उसका कद्र नहीं होता तो हम किसी को प्रणाम नहीं करते। तो ये तो कोई विषय ही नहीं है। ये तो भाई हमको जो संस्कार मिला है, हो सकता है मेरे मतभेद अपनी जगह है, हो सकता है उनकी सोच, उनकी राय अपनी जगह है और मेरे राय अपनी जगह है, लेकिन जब आनंद मोहन जी लालू जी से भी लड़ाई लड़ते थे तो नैतिकता कभी त्यागी नहीं थी उन्होंने। व्यक्तिगत संबंध, एक व्यक्तिगत संबंध जो होता है वो अपनी जगह था, और उसी कड़ी में हम लोगों ने जो है व्यक्तिगत संबंध जो भी है, हो सकता है कि आज हम दोनों टेबल पे बैठे हैं, हमारी राय कुछ और हो, उनकी राय कुछ और हो, लेकिन आंख से आंख मिलाने लायक चीजें होनी चाहिए। व्यक्तिगत जो संबंध है वो बचने चाहिए। कहा जाता है कि आपके और तेजस्वी यादव के बीच जो भाईचारा है, जो संबंध है बड़े भाई छोटे भाई का, इसमें जब आप उनसे अलग हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हम उस तरफ हमारे छोटे भाई चेतन आनंद बैठे हैं, मेरा हमेशा उनके प्रति प्रेम रहेगा और जब भी उन्हें किसी भी तरह की मेरी मदद की जरूरत होगी तो हम तैयार रहेंगे। आज आपके जो बड़े भाई हैं तेजस्वी यादव बड़े संकट में हैं, 25 सीटों पर उनकी पार्टी सिमट गई है और नेतृत्व का संकट खड़ा हो रहा है। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे उनको? मेरी सलाह पे अगर विचार होना होता तो उसी समय हो चुका होता जब हमने छोड़ी पार्टी। हाँ, पार्टी छोड़ी, या फिर उससे पहले। तो वो अब सलाह देना नहीं देना, सुनना नहीं सुनना, अब वो सारी बातें अलग है ना। और आप जब भाई की बात करते तो भाई भाईचारा तो बना ही है, तो जरूरी थोड़ी ना अगर हम उनके पार्टी में रहते तब हम उनको राय विचार कुछ देते तो वो उस पर अमल करते, नहीं करते उनका मन था ना। तो हम तो उनके पार्टी में है नहीं, जिन्हें राय विचार देना है वो गलत राय विचार दे रहे हैं, गलत है ना, मैनेजर्स चला रहे हैं। अरे तो पहले भी हम बोले थे कि पीए लोग जो हैं वो पार्टी को डुबा रहे हैं। सच ये है कि संजय यादव और रमीज नेमत जैसे लोगों ने राजद का बंटाधार किया। जो राजद के कार्यकर्ता आ रहे हैं, जो हम लोगों से बातचीत हो रही, वो कह रहे हैं कि जो मैनेजर्स हैं, इन मैनेजर्स ने डुबा दिया। ये सच है क्या? हम चुनाव होने से पहले ये बात बोले थे, याद होगा, हमने बोला था कि कुछ चंगू मंगू लोग हैं, है ना, और वो उन्हें जो है राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो ये मेरा इशारा किस पे था? मनोज झा जी पे था, ये इशारा संजय यादव जी पे था, है ना, ये इशारा उनके जो अन्य पीए लोग हैं उन पे था कि ये लोग नेता और एमएलए के बीच में एक जो है
बफर क्रिएट हो गया था कि एमएलए अपनी बात नेता से डायरेक्ट रख नहीं सकते हैं, नेता अपनी बात जो है किसी के माध्यम से एमएलए तक पहुंचा रहे थे। तो ये जो बफर क्रिएट हुआ था, इस बफर की वजह से और उसके अलावा जो बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थी उस सब की वजह से ये सब हुआ। हमने तो बहुत सारे, आप देखिए बड़े बड़े लोग उधर पार्टी से निकल करके आ रहे थे, बोल रहे थे 3 करोड़ मांगा गया, 4 करोड़ मांगा गया। तो हम नहीं मानते कि वो पैसे तेजस्वी यादव मांगे होंगे। मांगने वाले लोग कौन थे? ये भ्रम की स्थिति किसने पैदा की, है ना? पार्टी को डुबाया किसने? अब अगर इसमें तेजस्वी जी इन्वॉल्व थे तब तो हम और आप क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मिला जुला करके सबको पता है कि पार्टी डुबाने वाले व्यक्ति कौन है। आप युवा हैं और ऐसे में अब जनता दल यूनाइटेड में और जनता दल यूनाइटेड के तमाम युवा कार्यकर्ता यह मांग उठा रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जब युवाओं को युवा नेतृत्व दें, और पोस्टर्स लगे हैं आज भी निशांत कुमार के। आप इसको किस रूप में देखते हैं? और जनता दल यूनाइटेड के एक युवा विधायक के रूप में क्या आप यह मांग करते हैं कि निशांत कुमार पार्टी संभालें? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये मांग करते हैं कि युवा को ही अब आगे आना चाहिए, है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि क्या कहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसके अंदर टैलेंट हो, जो इतना पढ़ा लिखा हो, जो आपको क्या कहते हैं, अगर आप उनसे बात कीजिएगा या उनके आसपास आप थोड़ा सा रहिएगा तो इतना हम लोग को समझ में आता है दूर से कि उनके अंदर शालीनता है, पेशेंस है, ये दिखता है। और लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्तित्व जो है आकर के अपनी सोच के साथ आगे बिहार को कैसे ले जाना है उसके ऊपर एक अपना जो है काम करना शुरू करें, है ना। और हम लोग भी ये बात तो आज से नहीं, हमको लगता है चुनाव से पहले भी आपसे जब बात हुई थी हमने ये बात कई एक बार रखा है, निशांत जी को अब जो है राजनीति में एक्टिवली आना चाहिए और जो लेगेसी है उसको आगे ले जाना चाहिए। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तो कहा, निशांत जी बगल में थे, कि अब वक्त आ गया है जब संभालें, लेकिन फैसला इनको करना है तो कब आएगी वो शुभ घड़ी? चुनाव पार हो गया, अब नहीं तो कब? देखिए, ये डिसीजन सही मायने में अगर आप पूछिएगा तो ये डिसीजन हम और आप कैमरा के सामने बैठ के नहीं कर सकते हैं। इस डिसीजन को जो है उन्हें करना है जिनके हाथ में ये है, मतलब और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि निशांत जी कोई बच्चे तो है नहीं, है ना, कि हम और आप उनके लिए डिसीजन ले। डिसीजन तो उन्हीं को नहीं, ऐसा हुआ है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के विरोधी थे, अपने बच्चों को कभी राजनीति में नहीं लाए, तो नीतीश कुमार लेकर आए उनके बच्चों को राजनीति में। तो उसी तरह से अब जब नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में आना है तो जरूर नीतीश कुमार ने पूरा जीवन परिवारवाद का विरोध किया तो संकोच हो रहा होगा उनको, तो अब जो है आप लोगों को लाना होगा। देखिए, हम ये मानते हैं कि हम लोग एक कड़ी हैं, है ना, एक बृहद पार्टी के एक सिपाही हैं, है ना। और हम लोग ये देख रहे हैं कि जो डिसीजन है वो एक रीजनेबल व्यक्ति अपने रीजनेबल टाइम पे लेंगे, है ना। और हम इतना समझ सकते हैं और आप भी ये मानते होंगे कि भाई निशांत जी में जो शालीनता है और जिस तरीके से हम लोग हाव भाव सब कुछ देख पाए हैं, वो व्यक्ति अपने डिसीजन खुद लेने के काबिल है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को भी उनके लिए डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से डिसीजन लेंगे, है ना। और जितना उन्होंने इस चुनाव में भी अपना लिमिटेड टाइम ही वो प्रेस के सामने जो भी बातें रखी, आपने देखा वो सारी बातें उस अपील का असर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये कह सकते हैं कि उनका जो तरीका है अपनी बात रखने का, मतलब बहुत ही परिपक्व, बिल्कुल, बहुत शालीन ढंग से। हाँ, और हम लोग के तो बड़े भाई हैं, हम लोग से काफी बड़े हैं, है ना। तो
हम ये मानते हैं कि हम और आप उनके लिए डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन उन्हीं को लेना है। नवीनगर के अब आप विधायक हैं, जी। नवीनगर के लोग को क्या मिलने जा रहा है? नवीनगर के लोगों को उनके लिए क्या क्या तोहफे आप भेजने वाले हैं पटना से? देखिए स्वाभाविक रूप से जो भी रोड, विकास पुल, और बाकी पुलिया, चीजों के लिए हाँ, संघर्षरत है वो नहीं एरिया। वही रोड, पुल, पुलिया, ये तो बहुत बेसिक चीज है जो एक विधायक का जो है काम होता है ना। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि किस तरीके से वहां पर एनटीपीसी है और वो अन्य चीजें हैं जिसका जो लाभ क्षेत्र को पहुंचाया जा सके। तो रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में वहाँ कुछ बिल्कुल लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ काम होंगे, रोजगार, डेवलपमेंट, है ना। और हम ये मानते हैं कि वहाँ के 2-3 मुद्दे हैं, जैसे नहर के पानी को जो है खेतों तक कैसे पहुंचाया जाए। अन्य मुद्दे में अनुमंडल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। अनुमंडल बनाने का, बिल्कुल, मतलब वो मुद्दे को हल तक पहुंचाने का काम करेंगे, है ना। तो देखिए, नवीनगर के विधायक ने कहा है कि कई तोहफे नवीनगर को मिलने जा रहे हैं और यह भी कहा है कि संगठन में हम सारे युवा जो हैं वो मांग करते हैं कि अब निशांत कुमार के आने का समय और संगठन की जिम्मेवारी उठाने का समय आ गया है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। शुक्रिया।